और आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के नियंत्रण के लिए खासी मशक्कत कर रही है, खासी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार कोरोना की मामलों में कमी लाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है सरकार। सीएम योगी ने गोंडा और आजमगढ़, वाराणसी का दौरा किया। लगातार दौरे कर रहे हैं वो। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी ने कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया और गंभीर मरीजों को लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं संबंधित अधिकारियों को। अफसरों से पीड़ितों की मदद के बारे में भी कई सवाल उन्होंने किए और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में जो है लगातार कमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3,981 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, दवाओं की भारी कमी देखी जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सीएम एक्शन में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और इन्हीं सब मुद्दों पर हम सीधे चर्चा करेंगे हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट से। भट्ट साहब, कोरोना को लेकर जो जंग जारी है उत्तर प्रदेश में, सरकार लगातार अपने प्रयासों में जुटी हुई है। तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन दवाओं की कालाबाजारी और इस तरह की बातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ, हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। ये राहत वाली बात हो सकती है, लेकिन चुनौती अभी बरकरार है। क्या कहेंगे? अपना निश्चित रूप से कहा जाए, दवाओं की शॉर्टेज भी है तो कालाबाजारी बिल्कुल सही चीज है। और जिस तरह से लगातार मैंने आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को पहले भी ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जो दवाएं हैं जो खासतौर पर कोविड-19 के लिए और ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी कालाबाजारी हो रही है। और लगातार इस दिशा में सरकार का जो विभाग है, जिसको FDA विभाग कहते हैं, खाद्य एवं औषधि विभाग, वो छापेमारी भी कर रहा है और लोग जो है पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा में अवसर कौन तलाश कर रहे हैं, मुनाफाखोर कौन लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, अब तक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, उसके साथ साथ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो बेच रहे थे। तो इन तमाम लोगों पे सरकार पूरी कठोर कार्रवाई कर रही है और वो लोग धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। अब जो कोविड की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, 24 घंटे में लगभग 4,000 के आसपास मरीज पाए गए हैं और ये आंकड़ा जो है कहीं न कहीं अविनाश घटते क्रम में है। जाहिर सी बात है, इससे काफी राहत। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 31 मई तक की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा, अब उसके बाद सरकार ये निर्णय लेगी कि आगे अगर आंकड़ों में कमी होती है तो वो चरणबद्ध तरीके से या एक साथ वो फिर अनलॉक कर सकते। अभी वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय उत्तर प्रदेश का है, जो मुख्यमंत्री लगातार 2 जनपद हर रोज, आज वो गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर थे और लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, जनपदों में जाते हैं, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हैं, एक गांव चिन्हित किया जाता है जिसको देखने जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, वहां कोविड संबंधित जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी लेते हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं न कहीं जानकारी उनको जब मिलती है तो उस हिसाब से वो अपनी जो कमियां होती हैं वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। आज उसी के क्रम में वो आज आजमगढ़ में थे और गोंडा में थे। गोंडा में वो पंचायत सभागार के सभागार में वहां के सारे अधिकारियों के साथ, जो देवीपाटन मंडल के अधिकारी थे, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा, बलरामपुर, ये चारों जनपद आते हैं, वहां उनके साथ उन्होंने बैठ के डिस्कशन किया और कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर को वो देखे भी, उन्होंने जानकारी भी ली। गोंडा जनपद में जैसा कि जिलाधिकारी ने उनको बताया कि 0.9% का रेशियो है कोविड इन्फेक्शन का और उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम वहां चल रहा है। लगातार जो है वहां के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे हैं। ये तमाम इसी तरह का फीडबैक आजमगढ़ में भी दिया गया। आजमगढ़ में भी वो कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके साथ साथ उन्होंने आजमगढ़ के गांव को देखने गए। भंवरपुर गांव था एक, वहां तो वहां पे उन्होंने पूरी जानकारी ली, गांव वासियों से बात किया। तो इससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को जो लोकल फीडबैक है कि किस तरह की सुविधाएं कोविड की
वहां के लोगों को मिल रही हैं, वो तमाम जानकारी उनको मिल जा रही है। और लगातार निश्चित रूप से कहा जाए कि इस तरह का दौरा जो है वो बिल्कुल अलग दौरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वहां जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम वो जानकारी जो कोविड सुविधाओं को लेकर अपग्रेड करना है वो जानकारियों को ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में कोविड का प्रभाव अभी बहुत ज्यादा है। सरकार उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है। जो सीएससीज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस किया जा रहा है, दवाओं की निश्चित रूप से कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है और बच्चों में वो थर्ड वेव का जो असर होने वाला है, इस तरह की जो आशंका एक्सपर्ट जो है बता रहे हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर विस्तार से ये बातें कही है कि हम पूरी तरह से बचाव का काम करेंगे। जी अविनाश भट्ट साहब, लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण और भी हो जाती है कि इतने प्रयासों के बाद इतना सब कुछ सरकार कर रही है, ऑक्सीजन की कमी अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं जनपदों के और लोगों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो ये ब्लैक फंगस जैसी एक नई और बीमारी जो है उसने आमद दर्ज करा दी है, वाइट फंगस के मामले भी अब सामने आने लगे हैं और धीरे धीरे जो साइड इफ़ेक्ट्स कोरोना के हैं उनसे जो या यूं कहा जाए कि कोरोना जनित बीमारियों ने भी अब पैर पसारना शुरू कर दिया। और ऐसे हालातों में, इन हालातों के बीच दवाओं की कालाबाजारी और ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कमी, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये और ज़्यादा एक कहना चाहिए कि मुसीबत को बढ़ाने का काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसके लिए क्या कुछ ठोस रणनीति सरकार ने बनाई है कि दवाओं की कमी ना हो, और यदि दवाओं की कोई कालाबाजारी करता है या महंगे दामों पर बेचता है तो सिर्फ जैसे रासुका लगाने की भी बात कही थी, तो उस पर एक कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एक दिशा निर्देश या इस तरह के नियम कायदे बनाए जाएं ताकि कोई चाहकर भी इसकी कालाबाजारी ना कर पाए और हर ज़रूरतमंद को ये दवाइयाँ जो हैं मुहैया हो सके आसानी से। इसकी दिशा में कुछ काम कर रही है सरकार? अविनाश, एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताते हैं कि जैसे ही ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जो है वो आती है, लोग उससे पीड़ित होना शुरू होते हैं, तो उसके जो रक्षक की दवाएं हैं, यानी कि ब्लैक फंगस में जो इस्तेमाल की जाती हैं दवाएं, वो दवाएं अचानक वो मार्केट से गायब हो जाती हैं। एम्फोटेरिसिन जो है वो एकदम से गायब हो जाती है, निश्चित रूप से, क्योंकि वो ब्लैक फंगस में वो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं। और लगातार सरकार को ये चिंता होने लगी कि आखिर ये दवाएं कहाँ गई। लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ते गए, दवाओं की कमियां दिखने लगी, सरकार ने ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि ये देश की भी कंपनी बनाती है, बाहर की भी कंपनी बनाती है एम्फोटेरिसिन, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। सरकार ने एक रेड क्रॉस सोसाइटी को ये डिप्यूट किया कि आप ये इंजेक्शन स्वयं बांटेंगे। पूरे प्रदेश में जिस तरह की दवा की दुकानें हैं या निजी क्षेत्र में इसको बेचने पर रोक लगा दी गई है, और इसके साथ साथ ये इंजेक्शन केवल रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही मरीजों को मिलेगी। लेकिन जो कल का हाल है, जिस तरह जितने इंजेक्शन होने चाहिए उतने इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर पर चक्कर लगा रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों ने मंडलायुक्त को पत्र लिखा है, तो ये रस्साकसी कहीं न कहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा है जल्द ही इंजेक्शन बाहर से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आखिर कब? तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। उधर दूसरा जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो इन तमाम जो जीवन रक्षक दवाओं को या फिर इंजेक्शन को ये होल्ड करके रखते हैं, उनको ऊंचे दामों पे बेचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी सरकार काम कर रही है, उनका इलाज कर रही है। क्योंकि दबाव तो निश्चित रूप से रहता है, क्योंकि इस तरह के मुनाफाखोरों पर भी सरकार काम करने की कोशिश करती है और पकड़ हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं आपदा में अवसर निश्चित रूप से ऐसे लोग तलाश कर लेते हैं, उनकी मानवीय संवेदनाएं निश्चित रूप से मर जाती हैं, वो कम से कम मुनाफे को प्राथमिकता देखते हैं। खैर, लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास अभी उतने इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है जितनी की डिमांड है। और जिस तरह से ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आगे आई है, उससे सबसे बड़ी जो हृदय विदारक जो है घटना 2 दिनों के अंदर हुई है कि उत्तर प्रदेश के 2 एडीजे यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बिजनौर के, फर्रुखाबाद के, दोनों की मौत, एक कोरोना से और दूसरे ब्लैक फंगस से हो गई है। तो ये भी लगातार जिस तरह से इसे मौतें भी हो रही हैं
और लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं। सरकार को और इंजेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। अब ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भट्ट साहब, आखिरी सवाल, ये तो बात हो गई कोरोना संक्रमण को रोकने की, दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी जो सरकार अब कदम उसको उठाने होंगे और तत्परता दिखानी होगी, ताकि हर ज़रूरतमंद को कम से कम दवा के अभाव में उसकी जान से खिलवाड़ ना हो पाए या उसकी जान ना जा सके, ये प्रयास सरकार को करना होंगे। अब रहा सवाल अनलॉक का, तो अनलॉक के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश की, अनलॉक होने के बाद किस तरह के माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता को रहना होगा, क्या कुछ गाइडलाइंस उनके लिए तय की गई हैं, क्योंकि और किस तरह से अनलॉक किया जाएगा, धीरे धीरे ही किया जाएगा, लेकिन किस तरह की चीज़ों को पहले छूट दी जाएगी, उसके बाद बाकी चीज़ों को छूट दी जाएगी, कुछ रणनीति सरकार ने बनाई है अनलॉक के लिए? अविनाश, सरकार को इस चीज का मालूम है कि जो 1 महीने का अनलॉक चल रहा है उससे भारी नुकसान हुआ, चाहे आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे मजदूरों की दैनिक जो रोजगार की बात हो, या फिर कहीं न कहीं जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति में है। जाहिर सी बात है कि इससे प्रदेश का जो विकास है, उनकी गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, रेडी खोमचे और पटरी व्यवसायी हैं, उनके सबके काम रुक गए और निश्चित रूप से जो है उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। हालांकि सरकार ने ये कोशिश की है कि ऐसे लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको 1000 रुपए प्रति माह दिया जाए और उसके साथ साथ जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको 3 महीने का राशन दिया जाए। ये काम सरकार कर रही है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अपने रोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरकार द्वारा जो दी गई सहायता रहती है वो अपर्याप्त होती है। तो सरकार अब अनलॉक पोजीशन में जून के पहले सप्ताह से आना शुरू करेगी और निश्चित रूप से जिन जनपदों में लगभग कोविड के मरीज नहीं के बराबर हैं, तो वहां धीरे धीरे वो जो है अनलॉक पोजीशन करेगी। और जाहिर सी बात है, आप संक्रमण को रोकने के लिए आपको निश्चित रूप से कोविड की जो गाइडलाइन है, मास्क का यूज करना, बहुत संख्या में एक साथ नहीं रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बिल्कुल, और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करना, इस पर सरकार निश्चित रूप से सख्त होगी, क्योंकि आगे ये आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण आगे भी थर्ड वेव के रूप में आ सकता है। सरकार को निश्चित रूप से इस तरह की गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, जिससे कम से कम लोग अब आगे संक्रमित ना हो और कम से कम लोग निकले, कम से कम अपने कार्यों को करते हुए सीमित मात्रा में काम करें। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार को इस दिशा में आगे गाइडलाइन बनाना पड़ेगा और वो गाइडलाइन थोड़ा कठोर हो, लेकिन उससे जीवन भी चले लोगों का और जीविका भी चले। और ये भी सही है, लोगों को भी समझना होगी बात भट्ट साहब, कि लोगों को भी अब जो है कई चीज़ें जो है अपनी जो कहना चाहिए दिनचर्या में शामिल करना पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, वो जागरूक करने का काम कर सकती है, लेकिन जिस तरह से हमें आचार व्यवहार में तब्दीली लाना है, ये हम ही को लाना है और जनता जागरूक रहेगी, तभी जाकर हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश से को जो है कोरोना से मुक्त किया जाए।